एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। उसमें जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था यार, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वीडियो हाफ रिकॉर्डिंग हो रही है। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, सेकंड जो इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट था, पार्ट बी करके जो बनाया हुआ मैंने, उसमें मैंने ये इंट्रोडक्शन बता दिया। इंट्रोडक्शन के बाद एक एग्जांपल ये वाला दिया था, रेट्रोसिंथेसिस, जो हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच का जो एग्जांपल दे दिया था कि डिस्कनेक्शन अप्रोच में कि हम डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होता है। डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होता है मैंने बताया था, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो रिएक्शन होती है ना, जैसे हम नॉर्मली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन कराते हैं, कोई भी रिएक्टेंट होता है तो आपस में रिएक्टेंट करने के बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड बनता है। जब दो रिएक्टेंट या एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म होती है जो नॉर्मली होता है। लेकिन डिस्कनेक्शन अप्रोच कहता है, डिस्कनेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को डिस्कनेक्ट करना या ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। तो उसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम कंपाउंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टडी करेंगे हम मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। जो मॉलिक्यूल होते हैं तो कंपोनेंट होते हैं। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच में कहता है कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि ये वाला कंपाउंड किन किन रिएक्टेंट से मिलकर बना है। रिएक्टेंट को उसने जो नाम दिया है सिंथेटिक इक्विवेलेंट नाम देता है, और उसमें जो बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट आती है उसमें वो सिंथेस नाम देता है। ट्रांजिशन स्टेट को क्या नाम देता है, वो सिंथेस नाम देता है। सिंथेस इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं कहता है। वहीं जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड को नाम टारगेट मॉलिक्यूल देता है। तो जो एक एग्जांपल हम कर चुके थे, जो दूसरा एग्जांपल आता है यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल होता है। अगर नॉर्मली हम बात करें, नॉर्मली ये दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल होते हैं, आपस में रिएक्शन करने के बाद ये वाला कंपाउंड बना देते हैं, जो ये वाला एस्टर कंपाउंड होता है, RCOOCH2, यहाँ पे CH5Cl क्लोरोबेंजीन। ये एस्टर कंपाउंड बन जाता है। अब इसका हमें डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाना है। डिस्कनेक्शन अप्रोच कैसे होता है, बस इसी रिएक्शन को रिवर्सिबल दिखाना है। ये वाली जो रिएक्शन, अगर यहाँ से रिएक्शन दिखाई गया तो सिंथेसिस हो जाएगा कि दो मॉलिक्यूल आपस में कॉम्बिनेशन करने के बाद ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई, यहाँ पर ये नॉर्मली। लेकिन डिस्कनेक्शन अप्रोच में जो दिखाना है, पहले वो कंपाउंड लिखता है, कंपाउंड के बाद इसका रेट्रोसिंथेसिस, ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। ये डिस्कनेक्शन अप्रोच कह सकते हैं आप, या इसको रिवर्स सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ये कंपाउंड हुआ। रेट्रोसिंथेसिस कराने के बाद अब इस कंपाउंड का डिस्कनेक्शन होता है। डिस्कनेक्शन ब्रेक, डिस्कनेक्ट उसको तोड़ना, मतलब कनेक्ट तोड़ना होता है। अब इस कंपाउंड को का ब्रेकडाउन कराया जाता है। अब जो ब्रेकडाउन जो कराया जाता है, इस तरीके से कराया जाता है कि इस तरीके के रिएक्टेंट में ब्रेक हो, कि इस तरीके से के सिंथेटिक इक्विवेलेंट में ब्रेक हो जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, ये लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल हो, जो कंपोनेंट हमें मिल जाए, जो मॉलिक्यूल हमारे लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं या मार्केट में वो अवेलेबल हो, या चीप या चलो एक्सपेंसिव को या चीपेस्ट को, चीप को तो छोड़ दीजिए, सस्ते में नहीं हो, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए, लेबोरेटरी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से वो ब्रेक होता है। अब मान लीजिए, अब जो ब्रेक डाउन जो हो सकता है, ब्रेक जो हो सकता है दो तरीके से हो सकता है। RCOO, यहाँ से इस वाले बॉन्ड से ब्रेक हो सकता है, जो कार्बन तथा ऑक्सीजन के बॉन्ड से भी, या कार्बन ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड से ब्रेक हो सकता है। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है 11। अब जिसपे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जो चार्ज जो दिखाते हैं, ये नॉर्मली क्या है, जो नॉर्मली जो होती है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई जाती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। लेकिन जो डिस्कनेक्शन अप्रोच में जो पढ़ते हैं हम, जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में पढ़ रहे हैं, इसको हम सिंथेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों मॉलिक्यूल का नाम क्या दिया उसने, ये दोनों ये कैटायन सिंथेस होता है, ये एनायन सिंथेस होते हैं। टारगेट मॉलिक्यूल से सिंथेस बनते हैं। सिंथेस के बाद यहाँ पर सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, नॉर्मली रिएक्टेंट कहते हैं, या रिएक्टेंट कहते हैं। कि ये क्या रिएक्शन करने वाले कौन होते हैं, रिएक्टेंट ही तो होते हैं। तो जो रेट्रोसिंथेसिस होती है, इसको डबल एरो के द्वारा दिखाते हैं हम, सिंगल एरो से नहीं दिखाते। सिंगल एरो से वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, रेट्रोसिंथेसिस नहीं होगी, डिस्कनेक्शन अप्रोच नहीं कहलाई जाएगी। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, अब यहाँ पे कार्बन है, ये सिंथेन एनायन बन गया, सिंथेन कैटायन बन गया, सिंथेन एनायन बन गया।
अब इसके बाद इस रिएक्शन को पॉसिबल भी करना था। पॉसिबल करने के लिए इसमें कोई फंक्शन ग्रुप लगाया जाता है। फंक्शन ग्रुप ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे निगेटिव की साइड में अटैच होता है, तो यहाँ पे CH2H आ जाता है, CH5, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे CH2H आ गया। और जो क्लोरीन होता है इस वाले कार्बन से अटैच होता है, ये रहा एसिटिल क्लोराइड, यहाँ ये रहा बेंजीन क्लोराइड CH5CH2H, बेंजील अल्कोहल। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है, या इसको कह सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल होता है। जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है, ये वाली रिएक्शन जस्ट रिवर्सिबल दिखानी है। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, हमें एस्टर ये वाला कंपाउंड फॉर्म करना है, तो ये हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, ये ले लेते हैं CH5CH2 क्लोरोबेंजील अल्कोहल, ये वाला। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हमें ये वाला कंपाउंड मिलता है, लेकिन उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसका सिंथेसिस दिखा दिया जाएगा। सिंथेसिस में ये वाला एरो इस तरीके से नहीं बनता है, नॉर्मली ये वाला एरो बनेगा, ये वाला सिंथेसिस वाला एरो। लेकिन जो हमें डिस्कनेक्शन अप्रोच में जो दिखाना है, ये नहीं दिखाना है। डिस्कनेक्शन अप्रोच में ये वाला एरो दिखाना है, कंपाउंड से ही रिएक्टेंट बनाना है। रिएक्टेंट को हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कहते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड को क्या कहते हैं? सिंथेस कहते हैं। एक एग्जांपल ये रहा, तो उसके बाद आ जाए, यहाँ क्या लिख दिया उसने, यहाँ उसने इंट्रोडक्शन में कुछ और चीजें लिखी। दिस रिएक्शन कंप्लीट इनटू स्टेप, ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है। when from target molecule to reactant is called retrosynthesis analysis। ये कह रहा है कि जब टारगेट मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस कहते हैं, या रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। when from reactant to target molecule is called synthesis। when from reactant to target molecule it's called synthesis। जब रिएक्टेंट से टारगेट मॉलिक्यूल की ओर जाता है, तो रिएक्टेंट से टारगेट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा उसने, डबल लाइन एरो रिप्रेजेंट द डिस्कनेक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। या कह सकते हैं डबल लाइन एरो रिप्रेजेंट द क्या था वो, रेट्रोसिंथेसिस। डबल लाइन एरो रिप्रेजेंट द रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। डबल लाइन रिप्रेजेंट द डिस्कनेक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। डबल लाइन रिप्रेजेंट द डिस्कनेक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन। डबल लाइन एरो रिप्रेजेंट द रेट्रोसिंथेसिस डिस्कनेक्शन अप्रोच रिएक्शन। वही बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है इसका। बेसिक रूल फॉर डिस्कनेक्शन की अगर हम बात करें, इसके लिए कुछ रूल होते हैं। जो रूल होते हैं ना, मतलब कुछ रूल दिए गए हैं। जो डिस्कनेक्शन अप्रोच होता है उसके लिए कुछ रूल दिए गए हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। डिस्कनेक्शन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूस द स्टेबल फ्रेगमेंट या रिएक्टर। ये कह रहा है कि जो डिस्कनेक्शन जो होता है, वो टारगेट मॉलिक्यूल के जो फ्रेगमेंट जो होते हैं ना, फ्रेगमेंट तथा रिएक्टेंट के प्रोड्यूस द स्टेबल फ्रेगमेंट। Basic rule for disconnection of target molecule is dependent on the produce the stable fragment and या reactant and नहीं हो या fragment या reactant या synthetic equivalent। जो डिस्कनेक्शन जो होता है किसी टारगेट मॉलिक्यूल का, जब डिस्कनेक्शन किया जाता है वो इस चीज पर डिपेंडेंट होता है। जब उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, उसके स्टेबल फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, स्टेबल रिएक्टेंट या स्टेबल फ्रेगमेंट्स या स्टेबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे हैं। क्योंकि जो स्टेबल होगा वही तो रुक सकता है, अगर अनस्टेबल होगा तो दोबारा रिएक्शन करके जस्टिनी कंपाउंड बना लेगा। तो उसने कहा कि डिस्कनेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द टारगेट मॉलिक्यूल, disconnection of the target molecule is dependent on the produced stable fragments। वो स्टेबल जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्टेबल फ्रेगमेंट्स के ऊपर ही टारगेट मॉलिक्यूल डिपेंडेंट होता है।
smaller number of fragments should be generated by disconnection. Smaller number of fragments should be generated by disconnection. उसने कहा कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, जब कोई भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड जो होता है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो छोटे छोटे पार्ट में तो ब्रेक होता है। मान लीजिए रिएक्टेंट जो होता है कंपाउंड के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है, तो ये चीज यहाँ पे लिख रहा है कि स्मॉलर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स शुड बी जनरेट बाय डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन के द्वारा ही फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं, फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं या कह सकते हैं रिएक्टेंट जनरेट होते हैं। व्हेन कार्बन हैलोजन बॉन्ड डिस्कनेक्टेड देन हेटेरोएटम शुड हैव नॉन-कॉन्फ्लिक्ट बॉन्ड। उसने कहा यदि कार्बन तथा हैलोजन कंपाउंड के बीच का जब डिस्कनेक्शन कराया जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कार्बन पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आता है, हैलोजन पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज आता है। वो चीज बस यहाँ पे इसने लिख दी। टारगेट मॉलिक्यूल शुड बी डिस्कनेक्शन इन दैट, टारगेट मॉलिक्यूल शुड बी डिस्कनेक्शन, टारगेट मॉलिक्यूल शुड बी डिस्कनेक्शन in that fragments which are easily available in the market. Target molecule should be disconnection in that fragments which are easily available in market. देखिए रहा है कि जो टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन इस तरीके से होना चाहिए, जो फ्रेगमेंट टारगेट मॉलिक्यूल के द्वारा जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं इस तरीके के फ्रेगमेंट्स बनने चाहिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। Target molecule should be disconnected in that fragments. Target molecule का डिस्कनेक्शन उन फ्रेगमेंट्स में होना चाहिए which are easily available in market, जो मार्केट में easily available हो। सिंथन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। सिंथन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट